हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि ये 3 पॉइंट्स स्टार पॉइंट याद रखो एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फर्स्ट थिंग तो मैं बोलूँगा कि हो सके तो एक ही टीचर को पूरा फॉलो करो, क्योंकि हर टीचर का जीओसी पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। कोई एक चीज़ कहीं पढ़ाएगा तो दूसरी यहाँ, तो आप ये मत कहिए कि इसने ये नहीं पढ़ाया या इसने ये नहीं पढ़ाया। राइट। और दूसरी चीज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं एक टीचर से ज्यादा फॉलो करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि आप ओवरऑल क्या होता है ना, हमारा ब्रेन थक जाता है। जैसे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो थक जाता है। जैसे आपने देखा होगा शॉपिंग करते हैं तो कई बार बेकार, बहुत सारी जो विंडो शॉपिंग करने का कुछ बेकार आइटम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ब्रेन इतना थक गया है चॉइसेस से कि कई बार पुअर चॉइस कर लेता है। सेम में मैं आपको बोलूंगा कि आप एक दिन पूरा लगा के, एक हफ्ता मतलब पूरा साल मत लगाना, और 3 सोर्सेज अपने फिक्स कर लो कि साल भर मुझे यही 3 सोर्स फॉलो करने। करेक्ट। अब जब वो 3 सोर्स फॉलो करने तो ऑब्वियसली वो 3 सोर्स सारे होने चाहिए। वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दें, वो आपको मेंटरशिप भी दें और एज वेल एज गाइड भी करें। बिकॉज वन साइज डजंट फिट्स ऑल। एक सलाह हर बच्चे के लिए सही नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, अब जब 3 सोर्स आप ऑप्ट करेंगे तो क्या देखेंगे? तो यहां पे सबसे टॉप पे तो हम एक्सपीरियंस देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और डेमोन्स्ट्रेबल रिजल्ट्स दिए हो। वैसे तो बच्चा खुद भी पढ़ के अंदाजा लगा लेता है कि टीचर का नॉलेज लेवल कितना है, बट डेमोन्स्ट्रेबल रिजल्ट इसलिए भी बिकॉज आप उसे वेरीफाई कर सके। और एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे क्या है, अगर एक्सपीरियंस के साथ आपको कोई ऐसा टीचर मिल जा रहा है जो एम्स है या उसका जेई एडवांस में अच्छा एआई आ रहा है, तो दैट्स वेरी गुड। मतलब एक्सपीरियंस प्लस रैंकर टीचर मिल रहा है तो उसके पास जाइए। हाँ, अगर रैंकर और एक्सपीरियंस में से किसी एक को चूज करना है, मतलब दोनों तो बेस्ट है, वही चूज करना है बिना सोचे। नेक्स्ट टीचर जो फॉलो करना है वो एक्सपीरियंस हो, अगर रैंकर नहीं है तो चल जाए। टीचर सिर्फ रैंकर है, एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। बिकॉज कुछ चीजें पढ़ा पढ़ा के समझ आती हैं कि बच्चे का यहाँ माइंडसेट कैसा होगा या इस बच्चे का माइंडसेट कैसे होगा। और दूसरी चीज क्या होती है कि इसलिए भी आपको बहुत प्रिसाइज रहना है, क्योंकि मेरी लाइफ में तो हर साल 11th है, 12th है, एक टीचर की लाइफ में होता भी है, बट आपकी लाइफ में एक ही 11th है, एक ही 12th है और एक ही ड्रॉप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नीट में बच्चे 2 ड्रॉप ले लेते हैं। जनरली 2 के बाद तो ड्रॉप परसेंटेज बहुत ड्रॉप हो जाता है। राइट। तीसरी चीज जो मैं आपसे बोलूंगा, तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो साल भर ना इधर उधर भटकते रहोगे कंफ्यूज कि ये छूट गया वो छूट गया, मतलब ऐसे नहीं होना। एंड जो भी कोई, जैसे आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब आईआईटी क्रैक किया चैनल बना लिया, एम्स क्रैक किया चैनल, तो मैंने क्लियरली बोला है कि रैंकर को फॉलो नहीं करना है। टीचर होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, रैंकर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाया होना चाहिए। ओके, दिस इज द वेरी क्रिटिकल थिंकिंग, वेरी क्रिटिकल एनालिसिस। और मैं बोलूंगा इसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हो बाय चैट जीपीटी, अगर लेट से, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में लाई कर रहा हूँ कि मेरे पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, तो ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस आप चैट जीपीटी एआई का भी यूज कर सकते हो। तीसरी चीज, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है। एज कंपेयर टू प्रॉब्लम्स, मतलब अगर कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, समझ आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आप कर लो, प्रॉब्लम्स करनी है, बट ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट समझ आ जाएगा। पेपर में क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं तो सीधे क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी में क्या रखा है। ये बहुत बड़ी रॉन्ग अप्रोच है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करो। जैसे आप खुद सोचिए कि क्या लगता है कि एक चैप्टर में क्या 400 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? नेवर। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? 10 या 15। उसी में से ही पहले लेवल 1 में 15 कॉन्सेप्ट पे सब पे 15-15 क्वेश्चन करके बना दिए जाते हैं, 100-150। लेवल 2 में 2 कॉन्सेप्ट जोड़ के बना दिए जाते हैं, लेवल 3 में 3 जोड़ के बना दिए जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट मींस, अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं तो वही बात है, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन दिशा गलत है। ठीक है। या फिर ये कह दो कि आप साइकिल लेके भाग रहे हैं, लेकिन आपके पास साइकिल पे बैठने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि एक्चुअल में तो साइकिल तेज ही चलनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एंड वीडियो स्किप करके बात देखो। ठीक है।
ऐसा नहीं करना है कि फास्ट फॉरवर्ड ये देख लिया ये देख लिया, नहीं, किसी भी एक टीचर का आराम से तसल्ली से पूरा वीडियो देखिए। सब अपने लेवल पे अच्छी मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे को बेस्ट समझ आए। तो आप एक मान के चलिए, अगर कोई टीचर है तो अपना बेस्ट आउटपुट दे रहा है आपके लिए, राइट। नेक्स्ट थिंग क्या है, आपको एक और चीज समझनी है कि जैसे अगर आपने टॉप मतलब 3 चैनल फिक्स कर लिए हैं, ऑफलाइन में भी 3 हो सकते हैं वो सोर्सेज, ऑनलाइन में भी 3 सोर्सेज टोटल होने चाहिए, ऐसा नहीं ऑनलाइन 3 ऑफलाइन 3, नहीं। फिर जैसे ही आपने मेंटर फिक्स कर लिया वो 3 चैनल कैसे, फिर जब आपने कॉन्सेप्ट का अप्रोच बना लिया तो ऑटोमेटिकली आप वीडियो पूरा ही देखेंगे। आफ्टर दैट जीओसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूज पेन फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा लिख के, कोई भी चीज हो उसका आंसर आ रहा है 1-2 लाइन उसके बारे में जरूर लिखो, कोई भी क्वेश्चन उसकी रीजनिंग आ रही है उसके बारे में 1-2 लाइन जरूर लिखो। मेक इट अ हैबिट। जितने भी सिली मिस्टेक्स होते हैं ना इसी वजह से होते हैं, ये अपना एक हैबिट होना चाहिए। ऑल्सो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिलीव, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आपने एक बार अगर कुछ डिसाइड कर लिया है तो अब आप उस पर अटैक करेंगे और आप उसे करके ही छोड़ेंगे। खुद पे भरोसा करो, ये नहीं कि मैंने यार तेरे पे भरोसा किया था तूने मुझे धोखा दिया, मैंने आप पे भरोसा किया आपने मुझे धोखा, नहीं, खुद पे भरोसा करो कि मैंने अगर कोई चॉइस की है तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, अब मेरे को बस मेहनत करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जीओसी। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ, पूरी ऑर्गेनिक की दुनिया के कुछ एजम्पशंस है, ठीक है, एजम्पशंस नहीं है, रियलिटी है जो हर जगह लगती रहेगी, ठीक है। तो जीओसी की दुनिया की कुछ रियलिटी है और वो हमें समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले जैसे सबसे पहले हमें जीओसी में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा जिस पे स्टार पॉइंट लगा दूं समझ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मतलब इसे खा जाना है, इसको एकदम मतलब अपने जीवन में उतार लेना है। तो जीओसी की दुनिया में फर्स्ट रूल, ऑल आर नेगेटिव। ऑल आर नेगेटिव मींस सब इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हो, वहां पे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ही प्रोटॉन या न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो जाती है, तो सब नेगेटिव है। जो भी ट्रांसफर हो रहा है ना इधर से उधर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, +1 आ गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, माइनस आ गया। तो हर जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, चाहे फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, इसका नाम प्रोटोस्टैटिक नहीं है। तो बस क्या है, पॉजिटिव इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब नेगेटिव है, जहां पे मैं नेगेटिव लिख दूं इसका मतलब है हायर चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सेम में हम जहां भी पॉजिटिव लिख देंगे इसका मतलब है लोअर चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो अब आप देखिए जहां भी प्लस आया है वहां प्रोटॉन नहीं गया होगा, इलेक्ट्रॉन ही गया होगा। इसीलिए फिजिक्स में भी जहां हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की बात करते हैं वो सिर्फ चार्ज के बारे में ही बात करते हैं। तो कैथोड और एनोड को बेसिकली फंडामेंटल लेवल पे क्या कहा जाता है, कैथोड को एमिटर और एनोड को एब्जॉर्बर, कि एनोड में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कैथोड एमिट कर रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जब भी एरो होगा तो 2 तरीके से एरो बनेंगे, एक एरो ऐसे बनेगा और एक बनेगा हाफ एरो। अगर ये कंप्लीट एरो बन रहा है तो ये शो करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और अगर सिंगल एरो हो रहा है तो ये शो करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑल्सो ये जो टेल है ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां था, हेड बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां गया। टेल बताएगा इलेक्ट्रॉन कहां था और हेड बताएगा इलेक्ट्रॉन कहां गया। अब इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उसे क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एरो है जहां भी जाएगा उधर एक माइनस ऐड करेगा और जहां से जाएगा उधर एक प्लस बना देगा या ऐड करेगा, ये भी कह सकते हैं, नॉर्मल कंसेप्चुअल बात ही है।
सेम वे आप यहां भी ये बात कह सकते हैं सिंगल। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हम सबने बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। अगर वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले सिग्मा बॉन्ड के बाद अगर दूसरा पाई बॉन्ड बन जाए तो पहला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा कहलाता है और दूसरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो पाई कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी रियलिटी है ऑर्गेनिक की दुनिया की। जब तक ऑर्गेनिक है ये चलता रहेगा। कोई मैकेनिज्म लिख रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, वहां पे एरो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, हमें लगता है कि एरो बता रहा है ये इस पे अटैक कर रहा है, वो उस पे अटैक कर रहा है, मैकेनिज्म में हम इतना भावनाओं में बजाते हैं, लेकिन नहीं, एरो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बताता है। उसके बाद यहां पे जब हमें ये समझ आ गया कि सिग्मा में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई में जितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं रहता, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो जहां भी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों न्यूट्रल। करेक्ट। अब आपसे जैसे पूछते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री, मतलब जब हम छोटे थे तो हमसे जैसे ही हम 8th में आए, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री डिवाइड हुई बायो, तो पहला क्वेश्चन कोई भी मिलता था व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हम जैसे नहीं बता पाते थे तो ये बोलते थे तेरे को यही नहीं पता है तो क्या आता है तेरे को। तो केमिस्ट्री फिर पता चला ये तो केमिस्ट्री तो क्या है? जस्ट दो एटम के इंटरेक्शन से होने वाला चेंज, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। दो एटम मिक्स हुए, उनसे कुछ नया बना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी है, ये चेंज की जो स्टडी है, जब दो एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड इंटरेक्ट करते हैं, इसे केमिस्ट्री बोलते हैं। और व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पूरी ऑर्गेनिक में बताओ सबसे ज्यादा किससे आपका पाला पड़ने वाला है? कार्बन से। तो अब बताओ जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पाला ही कार्बन से पड़ने वाला है, तो अगर मैं ये बोल दूं कि हमेशा आपका ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगा वो तीन ही तरह के ऑर्बिटल से पड़ेगा और मोस्टली हाइब्रिड ऑर्बिटल से पड़ेगा, sp, sp2 और sp3। मेनली तीन ही हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्या है डील करना है या डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि कार्बन है। कभी कभी डी ऑर्बिटल आएगा अगर कार्बन किसी ऐसे एटम से कनेक्ट हुआ जिसके पास डी ऑर्बिटल है, लाइक क्लोरीन, सल्फर, मतलब ये एक दो ही एलिमेंट है। नहीं तो पूरी केमिस्ट्री में डिस्कशन ऑफ कार्बन है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा या 2 बनाए, मतलब सिग्मा बॉन्ड 4 बनाएगा या 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वो पाई बनाते हैं। पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या ये बात सही है? जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर 4 सिग्मा है तो कार्बन sp3 होगा, अगर 3 सिग्मा है तो sp2, और अगर 2 सिग्मा है sp। तो मुझे ये बताना लास्ट की 2 स्टेटमेंट सही है क्या? कि मैं पूरी केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग पे आऊंगा कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और एक p ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बना रहा होगा, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है और रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो देखो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि लाइक यू आर इन 8th क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। जिन स्टूडेंट को ये चीज आती है दे कैन स्किप। बोलो सर आपने तो मना किया था पूरा देखना है। तो देखो अब मान लो मैं कोई बॉन्डिंग का पार्ट समझा रहा हूँ, कोई वीबीटी समझा रहा हूँ, और अगर वो आपको अंडरस्टैंडिंग है दैट पार्ट यू कैन स्किप, बट वैसे लेक्चर किसी भी टीचर का पूरा देखना है। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो कि आपने जो 3 सोर्सेस पिक किए हैं वो एकदम सही हैं, और उसके बाद अब आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमारी जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये कुछ जनरल चीजें हैं जो चलती रहेंगी। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है
तो रिएक्शन में सबसे पहले एक वो आता है जिस पे अटैक हो रहा होता है, ठीक है, एक वो आता है जिस पे अटैक हो रहा होता है, एक वो आता है जो अटैक करता है, फिर उसके बाद एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, एक स्टेबल प्रोडक्ट। अब ये सब कुछ जब हो रहा होता है तो पेपर पे तो देख के लगता है कि एक ही स्टेप में हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और स्टडी करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि ये रिएक्शन जो हुई वो बेसिकली दिख चाहे एक स्टेप में रही है, बट वो हुई 2 स्टेप में है। कितने स्टेप में हुई है, 2। तो अभी बस आपको मेरी बात सुननी है, ऐसे नहीं कि सर ये मैकेनिज्म समझ नहीं आया, ठीक है, ये आगे समझ आ जाएगा, अभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझते। तो मैंने देखा कि ये रिएक्शन ऐसे हुई है कि अगर इसमें पहले HBr ने के H+ ने अटैक किया, उसने एक प्रोडक्ट बनाया, फिर ये जो पहले स्टेप में प्रोडक्ट बना, इस पहले स्टेप के प्रोडक्ट पे किसने अटैक किया, प्लस है तो एक माइनस ने अटैक किया। अब जब ये अटैक किया तो एक दूसरा प्रोडक्ट बना CH3CH3Br। अब जब मैंने ये पूरी रिएक्शन देखी तो मैंने कुछ कुछ डेफिनेशन को नाम देना शुरू किया। मतलब मैंने बोला जिस पे अटैक हो रहा है उसे बोलेंगे सबस्ट्रेट। मुझे पता है आपके मन में क्या क्या डाउट आ रहे होंगे, वो लिखते जाओ और इस लेक्चर के एंड तक खत्म हो जाएंगे। फिर जो अटैक कर रहा है उसका नाम दिया रिएजेंट, और जो फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट बना जहां रिएक्शन खत्म हो गई उसे बोला प्रोडक्ट। ऐसे ही स्टेप 1 में हुआ। स्टेप 1 में जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के दौरान ये जो प्रोडक्ट बना रिएक्शन के बीच में, ये प्रोडक्ट जो था अनस्टेबल प्रोडक्ट था। कैसे पता चला ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है, क्योंकि रिएक्शन आगे गई। अगर ये स्टेबल होता तो यहीं रुक जाता। आप अगर मान लेते हैं 3 सोर्सेज या सिलेक्ट कर रहे हैं आज जाके, या पहले सिलेक्ट करके आज नहीं करेंगे, तो जो आज सर्च नहीं करेंगे वो स्टेबल है, वहां पे वो वहां रुक गए हैं। जो सर्च करेंगे अभी भी अनस्टेबल है। तो ये प्रोडक्ट अगर अनस्टेबल होगा तो आगे जाएगा। उसके बाद अगर ये रिएक्शन यहां रुक गई तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि दिस इज अ स्टेबल प्रोडक्ट। अब हर चीज को कुछ नाम तो देना ही होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट क्योंकि रिएक्शन के बीच में बना, इसलिए इसको नाम दे दिया इंटरमीडिएट। अब ये देखो कितना मुश्किल आई मुझे इंटरमीडिएट जितनी बड़ी स्पेलिंग लिखने में, तो मैं क्या करूंगा, आगे से इंटरमीडिएट को लिख दूंगा आई। ये रिएक्शन के बीच में बना है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए मैं इसे कभी कभी रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी कह दूंगा। और ये जो इंटरमीडिएट होता है इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ सेकेंड का होता है। और जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो बीच में एक फेज आता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट अटैक हुआ, ऐसा होता है कि धीरे धीरे, बोर्ड पे देखना जब बड़े ध्यान से, ऐसा होता है कि धीरे धीरे एक बॉन्ड टूट रहा होता है और एक बॉन्ड बन रहा होता है। ध्यान से देखना क्या होगा, धीरे धीरे एक बॉन्ड बन रहा होता है, एक बॉन्ड टूट रहा होता है। तो ये जो धीरे धीरे चेंज आ रहा होता है, जैसे हमारी किसी से भी दोस्ती एक साथ नहीं होती। पहले हम गए क्लास में बैठे, पहले नोट्स की बात हुई, हेलो हाय हुआ, फिर थोड़े क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, कंसेप्ट का डिस्कशन हुआ, फिर बातें होती। तो ये जो फेज होता है वो ट्रांजिशन फेज होता है। तो ऐसे ही पहले थोड़ा सा इंटरेक्शन इसके साथ हुआ। अब सीधी सी बात है, अगर आप 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अब उसके बाद फिजिक्स को आपको टाइम ज्यादा देना पड़ा, अब 4 घंटे में ही अब आप 2 घंटे फिजिक्स 2 घंटे केमिस्ट्री, टाइम तो फिक्स है। फिर उसके बाद अब 4 घंटे में आप 3 घंटे फिजिक्स। तो जैसे ही अगर आपका इंटरेक्शन दूसरे सब्जेक्ट से होगा, एक सब्जेक्ट के लिए आपके टाइम कम हो जाएगा। यानी कि ये कार्बन जब इससे इंटरेक्ट करेगा तो इससे इसका इंटरेक्शन थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि कार्बन एक टाइम पे 4 ही लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है। अगर उसे 4.5 से करना पड़ा, वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। जब वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है तो वो क्या करता है, ये 3 तो इंटरेक्ट कर रहा है, आधा इससे इंटरेक्ट करेगा, आधा इससे। ये बस अंदाजा बता रहा हूं, हो सकता है कि इससे 75 कर रहा हो, इससे 25, बट 100% तो पॉसिबल नहीं। सर ये कैसे कर पा रहा है जब 4 बॉन्ड बनाता है? एक्चुअली एक दूसरा इंटरेक्शन करने के लिए उसके पैरेलल में उसके पास एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है।
ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करता है, धीरे धीरे इससे इंटरेक्शन करने लग जाता है और इधर इंटरेक्शन कमजोर हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन फेज। और ये फेज हर रिएक्शन में आता है, हर स्टेप ऑफ रिएक्शन में आता है, इन एवरी स्टेप ऑफ रिएक्शन आता है। सर क्या फर्स्ट स्टेप में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। सर क्या सेकंड स्टेप में भी आया होगा, बिल्कुल सेकंड स्टेप में आएगा। सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जितनी रिएक्शन होंगी उतने ट्रांजिशन स्टेट होंगे, बिल्कुल सही बात है, जितनी रिएक्शन होगी उतने ट्रांजिशन स्टेट होंगे। तो सर हम ये भी बोल सकते हैं जितनी रिएक्शन होगी उतने ही प्रोडक्ट होंगे। यस, जितने स्टेप्स में रिएक्शन होगी उतने प्रोडक्ट होंगे, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट एक होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट जहां रिएक्शन जाके रुकेगी। तो सर उससे पहले वाले अनस्टेबल प्रोडक्ट होंगे। यस, यानी कि बहुत आसानी से समझ गए कि रिएक्शन अगर 2 स्टेप में हुई तो स्टेबल प्रोडक्ट एक और अनस्टेबल प्रोडक्ट एक। लेकिन अगर रिएक्शन 3 स्टेप में हुई, ठीक है, अगर रिएक्शन 3 स्टेप में हुई, मान लेते हैं A + B, एक स्टेप आया AB, फिर दूसरा AB + C, एक स्टेप आया ABC, फिर एक और हुआ ABC + A, एक स्टेप आया A to BC, और मान लेते हैं ये 3 स्टेप में रिएक्शन होके रुक गई। इसका ये मतलब है ये फाइनल वाला प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है, उससे पहले वाले प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल। यानी कि जितने स्टेप में रिएक्शन होगी उतने प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट तो एक ही होगा। तो उससे पहले वाले सारे क्या होंगे, इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन जितने स्टेप्स में होगी, अगर 3 स्टेप में होगी तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट तो एक ही होगा। तो उससे पहले वाले प्रोडक्ट सारे क्या होंगे, अनस्टेबल प्रोडक्ट यानी इंटरमीडिएट। इट मींस अगर रिएक्शन के स्टेप्स जितने भी हैं, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, उससे पहले वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स कितने होंगे, इंटरमीडिएट्स हो जाएंगे n-1। जितनी रिएक्शन होगी सभी के ट्रांजिशन फेज भी होंगे। पहली रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट 1, दूसरी रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट 2, तीसरी रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट 3। तो एक बच्चा जिसने जस्ट अभी केमिकल काइनेटिक्स खत्म किया वो कह रहा है सर ये वही है वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लिखते थे। हाँ ये वही है जो केमिकल काइनेटिक्स में पीक पे कर्व पे बनता था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी, जो हाईली अनस्टेबल होता था, वही हमारा ऑर्गेनिक में क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कि बस नाम बदल दिए गए हैं चैप्टर के साथ, लेकिन वो है वही। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलिए या ट्रांजिशन स्टेट बोलिए, एक ही बात। मतलब यहां से एक और बात समझ आई, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कितने हुए, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। तो महत्वपूर्ण है तो क्या है ये, स्टार पॉइंट। क्या हो गया है हमारा, स्टार पॉइंट। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। रिएक्शन कहां से शुरू हुई थी, जिसपे अटैक हो रहा था, और जो अटैक कर रहा था उसे रिएजेंट बोलते हैं। तो अब समझिए कि सड़क पे 2 कार टकराई, कौन सी कार किससे टकराई, ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। अब अपोजिट अट्रैक्ट पूरी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि फिजिक्स से केमिस्ट्री आ गई तो साइंस बदल जाएगी। फिजिक्स में भी जैसे प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, मतलब हायर चार्ज डेंसिटी और लोअर चार्ज डेंसिटी अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, यानी यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में जो नाम था उसको ट्रांजिशन स्टेट बोल दिया ऑर्गेनिक में, ऐसे ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स में है उसको यहां अलग अलग नाम दे देंगे। कभी बोल देंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, कभी बोल देंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कभी बोल देंगे ये वैंडर वाल फोर्स है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में हम हर फोर्स की स्ट्रेंथ के बेसिस पे नाम देते, तो इसलिए उस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने डिस्कस किया है। तो यहां से हमें समझ आया कि सर एक कंफ्यूजन आई, क्या जो सबस्ट्रेट है वो रिएजेंट है और जो रिएजेंट है वो सबस्ट्रेट है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप सबस्ट्रेट को रिएजेंट बोल सकते हो और रिएजेंट को सबस्ट्रेट, लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखना है। क्या क्या पॉइंट है सर वो बताओ थोड़ा।
तो मैं बोलूंगा वो पॉइंट है एनसीईआरटी, इसको पढ़ना ही छोड़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबस्ट्रेट क्या है? तो सबस्ट्रेट है हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसे कहा गया है सबस्ट्रेट, और जो नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसको कहा गया है रिएजेंट। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एक ऐसा पार्ट होगा जो इनऑर्गेनिक होगा। तो ऑर्गेनिक वाले पार्ट को सबस्ट्रेट बोला गया और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को रिएजेंट। फिर अगर बाई चांस ऐसा हो कि दोनों ही पार्ट ऑर्गेनिक हो, तब आप किसी को भी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं और किसी को भी रिएजेंट। मतलब इस रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, रिएजेंट। लेकिन अगर हम ये एक रिएक्शन है, मतलब आगे आपको याद हो जाएगी, बस मैं ऐसे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं कि विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले दोनों पार्ट क्या होते हैं, बोथ पार्ट आर हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक। मतलब CH3CH2Cl एंड CH3CH2ONA, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बना देता है ईथर। मतलब अगर हमसे पूछा जाए इस रिएक्शन में कि क्या सबस्ट्रेट है क्या रिएजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सबस्ट्रेट है, अगर ये सबस्ट्रेट है तो ये रिएजेंट है, ठीक है, और अगर ये रिएजेंट है तो ये सबस्ट्रेट है। क्योंकि यहां पे बताना मुश्किल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है या माइनस प्लस को, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए अगर सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट है, दूसरा इनऑर्गेनिक रिएजेंट है, नहीं तो कोई भी सबस्ट्रेट और कोई भी रिएजेंट है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जब कोई भी चीज बदल रही होती है। अब उसके बाद जब ये रिएक्शन हुई, ध्यान से सुनना, जब ये रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, कुछ बॉन्ड बन रहे थे और कुछ बॉन्ड टूट रहे थे, ठीक है। ऐसे ही जब भी रिएक्शन हुई तो कुछ बॉन्ड बन रहे थे, कुछ बॉन्ड टूट रहे थे। अब आप सोचिए, कभी भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो क्या आप कभी ये चीज देखते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि कितने पैसे और चाहिए। तो कभी भी, और केमिस्ट्री में भी अगर हम कभी भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि किसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। हमारे लिए चिंता का विषय है कि किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसके लिए मुझे एनर्जी का इंतजाम करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को कराने के लिए मुझे एनर्जी का इंतजाम करना पड़ेगा, तो मुझे सिर्फ उसी की चिंता करनी है। मतलब अब यहां पर दो चीज हो रही है, बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है, लेकिन मुझे चिंता सिर्फ किसकी है, मुझे चिंता है सिर्फ बॉन्ड टूटने की, मुझे बॉन्ड बनने की कोई चिंता नहीं है। हालांकि जैसे मैं डेफिनेशन बोलता हूं बार बार बच्चों से कि बॉन्ड एनर्जी, हमेशा केमिस्ट्री में अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो डेफिनेशन को समझो। तो मैं ये बात जैसे ही बोलता हूं तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन सुनो क्या होती है। अगर दो स्पीशी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जब भी शेयर करता है, एक बॉन्ड बनाने के लिए दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। तो जब ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, बॉन्ड बन गया। तो इसको मैं अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा कि क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। और जब बॉन्ड बनता है, जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही अब मान लेते हैं एक कैटायन है और एक एनायन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इससे तो नहीं लिखता, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपके दिमाग में आएगा सर Na प्लस Cl माइनस एग्जाम्पल को हटा दिया आपने। तो बॉन्ड एनर्जी जो डेफिनेशन है वो डिफाइन किसके लिए है, ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड के केस में उसे लैटिस एनर्जी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लैटिस एनर्जी। कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है प्योरली कैटायन एनायन से,
उसे बोला जाएगा लैटिस एनर्जी। और अगर वो आयनिक बॉन्ड बन रहे, मतलब जब वो अट्रैक्ट हुए उसके बाद भी केटायन एनायन रहे, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। चलो अब मेरे मुंह से Na+Cl- निकल ही गया है तो समझा देता हूं। ये केटायन और एनायन जब अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्शन के बाद जब वो एक दूसरे से चिपक गए तो भी क्या रहे, केटायन और एनायन ही रहे। तब जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को नाम दिया गया लैटिस एनर्जी। और जैसे तुमने पूरी केमिस्ट्री में ये चीज ऑब्जर्व की होगी क्या, कि जैसे जैसे चीजें बदलती हैं हम नाम बदल देते हैं। जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस, जिसमें जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला दें तो पता ही ना चले क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है, क्या सॉल्वेंट है क्या सॉल्यूट, तो वहां पे नाम दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन ऐसे ही जब हम आते हैं कोलॉइड्स पे, जहां पे सॉल्यूट दिख तो रहा होता है लेकिन अंडर सम कंडीशन, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें डस्ट है, क्या आपको दिख रही है, नहीं, लेकिन एक सनलाइट आ रही होगी पिन होल से तो दिखने लग जाएगी। तो वहां पे अब उसका नाम क्या होता है, जब ये क्लोरीन क्लोरीन बना तो एनर्जी रिलीज हुई, इसे हमने क्या बोला, बॉन्ड एनर्जी। सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फिर क्लोरीन के पास भी एक सिंगल है। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये 2 अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, फिर उसके बाद 2 लोन पेयर ये हो गए और 2 लोन पेयर ये हो गए, और ये एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बना रहा है, तो मैं वो सीधे अनशेयर्ड ही लिख देता हूं, ये लोन पेयर हमने हटा दिया। अब जब H और Cl भी कंबाइन हुए, ठीक है, जब H और Cl भी कंबाइन हुए, तो जब H और Cl भी कंबाइन हुए दोनों, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हमने क्या बोला, बॉन्ड एनर्जी। सेम वे अब इसका रिवर्स एग्जांपल भी ले लेते हैं। रिवर्स एग्जांपल क्या कहता है कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को अगर तोड़ा जाए, ठीक है, HCl बॉन्ड को अगर तोड़ा जाए, अब हम ऑलरेडी एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एरो बनाया है ऐसा तो इसका मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। तो हाफ एरो का क्या मतलब होता है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। तो अब जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को तोड़ना हो, लेट से मेरे को ये स्टाइलस को ब्रेक करना है तो मैं इसको एनर्जी से दूंगा। आप खुद सोचो, स्टाइलस अपने आप जब बन रहा है, कोई भी चीज बनेगी तो उसमें जैसे एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन मुझे कोई भी चीज तोड़नी है तो मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी हीटिंग की फॉर्म में, पोटेंशियल की फॉर्म में, कैसे ना कैसे ये मुझे करना पड़े। तो यहां से मुझे समझ आया कि बॉन्ड एनर्जी क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब डिपेंड कर रहा है मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, minimum amount of energy released during bond formation is called as bond energy। यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन नेगेटिव लगा देंगे जो बताएगा कि एनर्जी इज रिलीजिंग। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस केस में यहां बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम बोलेंगे यहां बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन होगी मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब या रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ना। इसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। यानी कि मैंने बोला कि सबसे पहले हम बॉन्ड डिसोसिएशन का डिस्कशन करते हैं, यानी हम बॉन्ड तोड़ने पे फोकस करते हैं। हमें हमेशा कंसर्न किसका है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, यानी हम फिजन पे फोकस करेंगे। फॉर्मेशन पे क्यों नहीं फोकस कर रहे, क्योंकि फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जिस काम में एनर्जी रिलीज हो रही है मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो अपने आप हो जाएगा। मुझे तो बस ये देखना है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो हम सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं किस पे, बॉन्ड डिसोसिएशन पे। तो हम जब बॉन्ड डिसोसिएशन का डिस्कशन करेंगे तो हम देखेंगे कि बॉन्ड कैसे टूटता है, बॉन्ड कैसे टूटेगा। तो वैसे हम एग्जांपल यहां देख चुके हैं, दोबारा वो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन
क्लोरीन को जब हीट किया तो वो बॉन्ड ऐसे टूटा, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, और इधर क्या बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे ही अगर बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड को भी हमने हीट किया, बेंजोइल बेंजीन, बेंजीन को आप फिनाइल पीएच भी लिख सकते हो। जब इसको हीट किया तो यहां भी यही हुआ, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो। समझ आया? यानी कि जब एक बॉन्ड बनता है तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और वही बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को सीधे H लिख देते हैं, Cl को सीधे Cl लिख देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये वही क्लोरीन है? यस। बस हमने एक एक इलेक्ट्रॉन इसलिए बनाया ताकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ जाए। तो बेसिकली क्लोरीन गैस को हमने क्लोरीन एटम में चेंज कर दिया। तो ये स्पीशी और ये स्पीशी क्या है? सेम है। ऐसे ही जब ये ब्रेक हुआ तो इसने भी क्या बनाया, PHC डबल बॉन्ड O, ठीक है, या PHC डबल बॉन्ड O। अब मैंने ऑक्सीजन नहीं बनाया, इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि न्यूट्रल है, बट जो इलेक्ट्रॉन शेयर था वो मैं बना देता हूं पता करने के लिए कि कैसे बॉन्ड टूटा है। तो आप खुद सोचिए, अगर हम अपने किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हैं और हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, और जब हम अलग होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 50-50 ब्रेक होगी। अब जब दोनों आधा आधा कर लेंगे तो हंसी खुशी कर लेंगे, और जब दोनों अलग होंगे तो दोनों का स्टेट सेम होगा, दोनों एक ही जैसे होंगे, ठीक है, दोनों सेटिस्फाइड होंगे। ऐसे ही यहां भी है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। मन में डाउट आ रहा होगा कि ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, अभी समझाता हूं ये वाली बात भी मैं। तो अलग हो गए तो दोनों खुश थे, दोनों एक ही सेम स्टेट में थे। तो ऐसा फिजन जिसमें बॉन्ड टूटे और सेम स्पीशी क्रिएट हो, उसे बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। क्या बोलेंगे उसे? होमोलिटिक फिजन। व्हाट इज होमोलिटिक फिजन? होमोलिटिक फिजन क्या होता है? होमोलिटिक फिजन वो होता है which create same species on dissociation, जो डिसोसिएशन पे सेम स्पीशी क्रिएट करे। और ये जो सेम स्पीशी है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस या माइनस? नो, ये जो स्पीशी है वो दोनों न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों ने जो खर्चा किया था, दोनों के पास 50-50 डिवाइड हो गया, तो दोनों न्यूट्रल है। ये जो न्यूट्रल स्पीशी है इसे कहा जाता है फ्री रेडिकल। क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल। तो बॉन्ड टूटने के दो तरीके हैं, एक कि दोनों ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन। इसे क्या कहा जाता है? होमोलिटिक फिजन। और यहां बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहां बॉन्ड तोड़, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो स्टार बना देता हूं, उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। यहां बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलेंगे क्या? बॉन्ड एनर्जी। यानी होमोलिटिक फिजन में इन्वॉल्व एनर्जी को क्या कहा जाता है? बॉन्ड एनर्जी, राइट। अब दूसरा फिजन क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना, दूसरा फिजन क्या हो सकता है, यानी दूसरा तरीका क्या है बॉन्ड ब्रेकिंग का। अब क्या हुआ, अगेन हम दो दोस्त रह रहे थे, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा वीक था और एक थोड़ा सा डोमिनेंट था। जब वो अलग हुए, तो जब वो साथ रह रहे थे तब तो दोनों ने 50-50 इन्वेस्टमेंट किया था, यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। लेकिन जब वो अलग हुए तो जो पावरफुल वाला था वो सारे पैसे लेके अलग हो गया, यानी जो शेयर्ड पार्ट था उसने वो भी रख लिया, और इस पे क्या आ गया? प्लस, और इस पे क्या आ गया? माइनस। अब जैसे मैंने बताया, क्या बताया मैंने, कि केमिस्ट्री की दुनिया में सब नेगेटिव है, केमिस्ट्री की दुनिया में सब नेगेटिव है। जिसने इसका हिस्सा भी रख लिया, यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, लेकिन इसका अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन रखता तो न्यूट्रल रहता, लेकिन क्योंकि इसने ए के दोनों ए इलेक्ट्रॉन भी रख लिए एक्स्ट्रा, इसलिए बी पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। एंड ए गेट्स
पॉजिटिव चार्ज, यानी कि लूजर तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा सिचुएशन की वजह से हालात ऐसे थे, आसपास के लोग ऐसे थे कि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसने अपने मन को समझा लिया कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं। तो पॉजिटिव मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब आप बताइए कहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगी, कहाँ अलग होने में ज्यादा एनर्जी मतलब लड़ाई झगड़े होंगे? यहाँ पे सब आराम से हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी 50-50 था, बात हुई, हिसाब लिखा, अलग हो गए। यहाँ क्या होगा, थोड़ा तो कहा सुनी होगी, माना कि ये कमजोर है, लेकिन ये भी उससे कहेगा कि नहीं मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, लेकिन आसपास वाले लोग आके समझाएंगे कि भाई हालात ऐसे हैं कि तेरे पास जो एनर्जी है या उसके पास जो एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा है, मान जा। तो इस तरीके से थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होगी। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि होमोलिटिक फिजन में एनर्जी कम लगेगी, और जिसमें ब्रेकिंग पे दो डिफरेंट स्पीशी क्रिएट होंगे। देखो जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा कि बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक बना कैटायन और एक बना एनायन, तो एनायन फॉर्मेशन हुआ और कैटायन फॉर्मेशन हुआ। मतलब जिसके पास इन्वेस्टमेंट चली गई वो तो खुश था, जिसके पास से चली गई इन्वेस्टमेंट वो दुखी था। यानी कि यहां पर दोनों सेम स्टेट में नहीं थे, यानी कि इंट्रैक्शन में दोनों 50-50 शेयर कर रहे हैं, और जब अलग 50-50 से हुए तो दोनों के स्टेट सेम है। लेकिन जब ऐसा हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन शेयर दूसरा लेके चला गया, अब दोनों के स्टेट सेम नहीं है, एक खुश है और एक दुखी है। अब यहां इस फिजन में कैसी स्पीशी क्रिएट हुई है, दो डिफरेंट स्पीशी क्रिएट हुई, और वो जो डिफरेंट स्पीशी क्रिएट हुई है वो क्या है, एक कैटायन है और एक एनायन। तो ए और बी, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी बी इज मोर पावरफुल देन ए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो शेयर्ड पेयर को ले गया। तो अब आपके मन में आएगा सर अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो क्या वो भी इलेक्ट्रॉन ले जाता? यस, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो वो इलेक्ट्रॉन ले जाता। यानी कि दूसरे चांसेस हैं कि कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से भी लिख देंगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से तो क्या होगा, ए इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अब भी आपने किसी दूसरे का हिस्सा लिया है तो एक तो खुश हो जाएगा और एक दुखी हो जाएगा। यानी कि अब दोनों क्रिएटेड स्पीशीज सेम स्टेट में नहीं है, एक कैटायन है और एक एनायन है, अगेन डिफरेंट स्पीशी क्रिएट हुई। केमिस्ट्री क्या है, कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड्स, जैसे जार्गन्स बोलते हैं जो हर स्ट्रीम में होता है, डॉक्टर्स के भी कलेक्शन होते हैं टफ वर्ड। तो यहाँ ये जो डिफरेंट के लिए टफ वर्ड यूज होता है दैट इज होमोलिटिक फिजन। क्या होता है, होमोलिटिक फिजन। अब ध्यान से सुनना, होमोलिटिक फिजन में क्या हुआ, होमोलिटिक फिजन में डिफरेंट स्पीशीज क्रिएटेड, क्या हुई है, डिफरेंट स्पीशी क्रिएटेड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे डिफरेंट स्पीशी क्रिएट हुई है, एक कैटायन और एक एनायन। और जब ये बॉन्ड टूटा, ठीक है ध्यान सुनना, जब ये बॉन्ड टूटा तो यहां एनर्जी ज्यादा लगी, लेकिन बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, ध्यान सुनना, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। तो मिनिमम एनर्जी तो किसमें लगती है, होमोलिटिक फिजन में। तो जब भी बच्चों क्वेश्चन में मेंशन है कि मिनिमम एनर्जी यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ, जैसे बहुत ज्यादा मेंस और नीट में क्वेश्चन आता है बॉर्नहेवर साइकिल थर्मो में कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, प्लस में तोड़ू, माइनस में, या फ्री रेडिकल में। तो अगर सिर्फ बॉन्ड एनर्जी मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप हमेशा फ्री रेडिकल बनाएंगे, हमेशा क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा एक पेज आगे बनाता हूं, कि वाटर को ब्रेक कर रहे हैं तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ। तो जैसे ही क्वेश्चन में आया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आप कुछ मत सोचिए, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सीधे फ्री रेडिकल में तोड़ दो। काफी बच्चे डाउट पूछने आते हैं मेरे से जब मैं थर्मो पढ़ाता हूं कि सर इन्होंने प्लस माइनस में क्यों नहीं तोड़ा, ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो रीजन, डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। ऐसे ही फिर दोबारा OH को तोड़ना है
और क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किस में तोड़ोगे? अगेन फ्री रेडिकल। फिर बच्चा पूछता है कि सर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो नेगेटिव चार्ज नहीं आया। अरे वो तो ऑक्सीजन के अपने पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में जैसे शेयर किया वही तो कर रहा है वो। यानी कि जब वाटर पूरा टूटा तो होमोलिटिक फिजन हुआ और लास्ट में एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम अलग हो गए। दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब मुझे हेट्रोलिटिकली बॉन्ड तोड़ना है? तो इसके लिए मैं बोलूंगा बहुत आप, इसीलिए मैंने बोला सोर्स, जो 3 सोर्स होने चाहिए आपके, ऑथेंटिक होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन ऑथेंटिक जगह से उठाओगे, जैसे नीट 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, नीट 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा है? कंपाउंड विच फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन, कंपाउंड विच फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन ऑन, ध्यान से सुनना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन। यानी उसने ये नहीं बोला कि बॉन्ड डिसोसिएशन, उसने बोला है क्या? आयनाइजेशन। फोकस ऑन दिस वर्ड। जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो मैं बहुत बार मैंने पीवाईक्यू डिस्कशन जो बनाया है उसमें बात बच्चों से चिल्ला चिल्ला के कही है कि जब भी आप पीवाईक्यू डिस्कशन करें, अगर आपने ऐसे किया है कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर याद हो गया है तो कुछ नहीं सीखे तुम। पीवाईक्यू ये चेक करता है आपके कंसेप्ट्स, पीवाईक्यू चेक करता है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन का मतलब हुआ, उसने आपको हिंट दे दिया कि अब आप बॉन्ड कैसे तोड़ोगे? हेट्रोलिटिकली। तो यानी कि अगर आपके पास HCl बॉन्ड है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आयनाइजेशन, अब आप इसे तोड़ दो H+ और Cl- में, और ऑब्वियस है इसमें एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। यानी कि ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, दिस इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी। तो आप बोलोगे सर इसको क्या नाम दूं? देखो वैसे तो मैं बोलूंगा, इसीलिए टर्म होती है आयनाइजेशन। क्या वर्ड आता है? आयनाइजेशन। तो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में यही फर्क है, बड़ा छोटे, ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, हम जैसे इग्नोर कर देते हैं कई बार, तो वो जीवन में कष्ट का कारण बन जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, NaCl, ये मैं इसे आयनिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब ये आपस में चिपका हुआ है ना, प्लस माइनस अट्रैक्टेड भी है, तब भी वो पूरा कैटायन है और ये पूरा एनायन है, और मैंने इसको एनर्जी देके दूर कर दिया तो ये कैटायन और एनायन अलग हो गया। और अब जब ये अलग हुआ तो इसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं डिसोसिएशन। क्या वर्ड यूज करता हूं? डिसोसिएशन। लेकिन अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है, क्या है? कोवलेंट कंपाउंड HCl, ध्यान देना ये अभी प्लस माइनस नहीं है, बस क्या है, एक बहुत पावरफुल है, जैसे कहते हैं ना दोस्ती बराबर वालों में करनी चाहिए। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन ने अपने से थोड़े पावरफुल वाले से दोस्ती कर ली, अब उसे हर बात उसकी माननी पड़ती थी। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला गया और हाइड्रोजन पे कम हो गया, तो इनके बीच में मतभेद क्रिएट हो गए, पोलैरिटी आ गई, और एक तरफ प्लस पोल आया और एक तरफ माइनस पोल, यानी 2 पोल्स क्रिएट हुए, यानी डाइपोल बन गया। क्या बन गया? डाइपोल। अब ये जो डाइपोल है, ये जब टूटा तो क्या ये पहले आयन था? नो, पहले ये एक कोवलेंट कंपाउंड था। क्या ये अब जब टूटा तो आयन बन गया? यस, क्योंकि पहले आयन नहीं था, बाद में आयन बना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज आयनाइजेशन। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? आयनाइजेशन। ये तो पहले भी आयन था और बाद में भी आयन ही गया, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डिसोसिएशन। अब ये भी बॉन्ड एनर्जी है, लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी किसके लिए? आयनाइजेशन के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे आयनाइजेशन एनर्जी कह दें? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कह सकते हो, बट क्योंकि आयनाइजेशन में बहुत सारे आयंस का पार्ट आ जाता है, एसिटिक एसिड, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। बट यू कैन से, जैसे आप देखो थर्मोडायनेमिक्स के बाद जब हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड वाटर में जाके ब्रेक हो जाते हैं। अब एक और बात, कैसे पता चला कि HCl को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि
HCl को तोड़ने के लिए इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि HCl को कभी भी हीट कर रहे थे हम, कभी भी एक चीज ऑब्जर्व की गई कि HCl को जब भी हीट किया गया, ठीक है, होमोलिटिक फिजन का एग्जांपल, अच्छा ये मैंने लिख होमोलिटिक दिया और पढ़ाया हेट्रो है, ठीक है, ओके ये डेफिनेशन करेक्ट कर देते हैं। तो हेट्रोलिटिक फिजन में डिफरेंट स्पीशी क्रिएट होती, तो एक चीज ऑब्जर्व की गई, HCl को जब भी हीट किया गया तो वो तुरंत फ्री रेडिकल में टूट गया, क्योंकि ऑब्वियस है फ्री रेडिकल में तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए लेट से 500 किलो जूल और कैटायन एनायन के लिए 700, तो पहले कौन सी एनर्जी अटेन होगी 500, तो वो तुरंत इसमें टूट गया। फिर ऐसा माना जाता है कि फिर बाद में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर उधर होता है और एक कैटायन बनाता है और एक एनायन बनाता है, और इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी ली जाती है, यानी एक को इलेक्ट्रॉन छीना जाता है, एक को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हो रही है आयनाइजेशन में, आयन के फॉर्मेशन में, कैटायन के फॉर्मेशन में। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हुई, ठीक है, ये आयनाइजेशन में यूज हुई, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी हमेशा होमोलिटिक बोलेगा, और नहीं तो वो प्रॉपर 2015 की तरह लिखेगा विच फॉर्म कैटायन ऑन आयनाइजेशन। तो आप आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड कह सकते हो। मैं इसलिए आयनाइजेशन पे बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हारे मन में तुरंत आएगा सर आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो पढ़ी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये भी तो आयनाइजेशन है, फॉर्मेशन, तो आप इसको बोल दो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आप आयनाइजेशन एनर्जी मत बोलो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी कह सकते हो, लेकिन दिस इज पार्शियली ट्रू, इस पे जाना नहीं है। मैं बस ये बोलूंगा कि ये जो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन है इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और वो ज्यादा एनर्जी हम बाहर से सप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिकली मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कम एनर्जी वाले पार्ट में वो पहले टूट जाएगा। क्या होगा? कम एनर्जी वाले पार्ट में वो पहले टूटेगा, यानी पहले वो टूटेगा किसमें? कैटायन में, वो फ्री रेडिकल में, फिर कैटायन एनायन बनाएगा। तो क्या करें? तो सवाल आता है तो हेट्रोलिटिक फिजन के लिए सर क्या करें? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से समझना है कि क्या होना है। सुनो, हमने भी बचपन में पढ़ा है कि HCl लिक्विड इज नॉट एसिड, एक्वस HCl इज एसिड, ठीक है। फिर हमने थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे, अगर 11th में हो तो आगे अल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे, 12th में हो तो भी अल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे, ड्रॉपर हो तो पढ़ चुके हो कि अगर एल्काइल हैलाइड होता है और उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अभी पोलर प्रोटिक ऐसे समझ लो जिनके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो, इतना काफी अभी आपके लिए, वाटर में डाल देते हैं तो वो उसको तुरंत तोड़ देता है किसमें? कैटायन में और एनायन में। किसमें तोड़ देता है तुरंत? कैटायन और एनायन में। यानी कि हेट्रोलिटिक फिजन के लिए सॉल्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेट्रोलिटिक फिजन हीटिंग पे नहीं होता, हेट्रोलिटिक फिजन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्यों हो रहा है समझते हैं। देखो अब क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब वाटर के बारे में समझते हैं। ये जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच रखा है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा है। तो जैसे मैं समझाता हूं, सब नेगेटिव है, जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा उधर नेगेटिव, जहां कम उधर पॉजिटिव। इसका ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका बस ये मतलब है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। नाउ अब हम समझ गए कि जो वाटर है उसके पास इनके बीच में पोलैरिटी आ, प्लस माइनस 2 पोल्स, तो ये डाइपोल हो गया। अब वही फिजिक्स, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, प्लस को माइनस अट्रैक्ट करेगा, माइनस को प्लस, तो इसके अराउंड सारे माइनस आ जाएंगे और वो बॉन्ड बनाएंगे अट्रैक्शन से, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे ही माइनस के अराउंड प्लस, और वो वाटर ही आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पास प्लस वाला पार्ट भी है और माइनस वाला। यानी इस क्लोरीन से कौन बॉन्ड बनाने आएगा? H, और इस कार्बन से कौन बॉन्ड बनाने आएगा? O। अब जब ये बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और वो जब एनर्जी रिलीज हो रही है
तो बॉन्ड धीरे 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 क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते होते टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड धीरे धीरे क्लोरीन की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, सोच पा रहे हो? थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टर्म में सोचो कि क्या हो रहा है। समझो जरा ध्यान से, कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि ये जो माइनस है ये क्या कर रहा है, ये इस प्लस के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि धीरे धीरे इसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, यानी इसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर रहा है। ऐसे ये जो प्लस है ये माइनस के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अब आप समझो कि जब ये माइनस इधर आएगा तो ये जो चार्ज है जो बॉन्ड में नेगेटिव है ये धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ रिपेल होगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये प्लस क्या कर रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, लेकिन क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्लोरीन अगर इनके साथ इंटरेक्शन करने लगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी आई वो किससे खींच रहा था, इधर कार्बन से, और कम हुआ और खींचने लगा। कार्बन को भी कोई परेशानी नहीं थी, कार्बन को प्लस जो था वो इधर माइनस वालों से बॉन्ड बना के वो थोड़ा सा खुश हो रहा। तो धीरे धीरे हाइड्रेशन से क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना, हाइड्रेशन से इसका माइनस बढ़ रहा है, धीरे धीरे चार्ज इस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और इसका प्लस बढ़ रहा है और वो अलग हो जा रहे हैं। लेकिन अब तो अलग हो गए, थोड़े दुखी हैं, लेकिन वाटर कह रहा है टेंशन मत लो, मैं हूं, मुश्किल की इस घड़ी में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। और वाटर ने अभी भी इनको कैटायन और एनायन को घेर के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जब भी ऐसा कभी हो कि दो लोगों ने साथ रह के इन्वेस्टमेंट की है और एक अगर किसी का पार्ट ले गया तो समझ जाना वहां आसपास के सॉल्वेंट का उस लड़ाई में बहुत रोल है। और लड़ाई के बाद जब प्लस माइनस अलग हुए तो साइंस कहती है कि दोबारा जुड़ जाने चाहिए अट्रैक्शन से, लेकिन अभी भी सॉल्वेशन का रोल है। प्लस को घेरा हुआ है वाटर ने, माइनस को भी वाटर ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से दोबारा कंबाइन नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुकी है कि वो डिसोशिएट हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात, जिसको मैं बोलूंगा स्टार पॉइंट, हमें दो इंपॉर्टेंट बात समझ आई कि HCl को हीट किया तो क्या वर्ड यूज होगा, बॉन्ड एनर्जी, यानी होमोलिटिक फिजन। लेकिन अगर HCl को वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, आयनाइजेशन, यानी हेट्रोलिटिक फिजन। यहां पे सेम स्पीशी क्रिएट हुई है और यहां पे डिफरेंट स्पीशी क्रिएट हुई। अब आई गेस आपको समझ आया कि हम क्यों बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी, बॉन्ड बनने में कोई टेंशन नहीं है, बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए हम हमेशा कंसर्न रहेंगे बॉन्ड एनर्जी के साथ, आयनाइजेशन के साथ। तो इस लेक्चर को आई होप ध्यान से तुमने सुना होगा और सारी चीजों को समझा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये सारे फंडामेंटल्स आपके अगर स्ट्रांग हैं तो आने वाले टाइम में आप रिएक्शन का मैकेनिज्म या रिएजेंट का एक्शन भी खुद प्रिडिक्ट करने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि अब इंटरमीडिएट बन गया है। तो यस, नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल डिस्कशन करेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। थैंक यू।